चूंकि हमने अभी तक जो है डिमांड थ्योरी की बात नहीं की थी, आज हम डिमांड थ्योरी के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ये कहें कि अर्थशास्त्र और हमारे व्यवहारिक जीवन में जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो होती है डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी मांग की अवधारणा को हम देखें तो मांग क्या होती है? तो चूंकि मांग और पूर्ति दो बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के घटक होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें सस्ती होती है, बहुत सारी महंगी होती है, जिनकी मात्राएं कम होती है, जो कम उपलब्ध होती है। जब हम उन चीजों को खरीदते हैं तो वो हमें महंगी प्राप्त होती है। इनके भाव बदलते रहते हैं, ये मुख्यतः इनकी मांग और आपूर्ति के कारण होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्यतः हम मांग जो है, मांग किसे कहें? तो यहाँ प्रोफेसर मेयर्स ने कहा कि क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार होती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मांग जो है दी हुई कीमत पर वस्तु को खरीदने की इच्छा को प्रकट करती है। यह मांग होने के लिए उसमें क्या आवश्यक तत्व होना चाहिए? तो सबसे पहली बात, वस्तु को पाने की इच्छा, यानी एक उपभोक्ता जब तक किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा व्यक्त नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस वस्तु की मांग कर रहा है। दूसरी बात, खरीदने की इच्छा, खर्च करने की तत्परता। भाई इच्छा तो है, लेकिन यदि हमें उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की हमें तत्परता नहीं है तो फिर यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये मांग नहीं हो सकती। अगला, जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उस वस्तु का मूल्य, भाई वो निश्चित मूल्य भी तो देने के लिए तैयार हो उपभोक्ता, तभी उस वस्तु की मांग निर्धारित की जा सकती है। और निश्चित समय, एक समयावधि होती है। यदि टाइम पीरियड चेंज होता है तो फिर डिमांड बदल जाती है। तो हमने ये सारी चीजें इसलिए ली है क्योंकि ये आवश्यक है किसी भी वस्तु की मांग को निर्धारित करने के लिए। यानी किसी वस्तु की मांग कैसे हम देखें तो उसके लिए ये घटक उसमें होना आवश्यक होता है। अगली हम देखें मांग तालिका। अब मांग तालिका के आधार पर ही मांग वक्र का निर्धारण हुआ। तो मांग तालिका से हम बात करें तो यहाँ पर चूंकि संतरे की इकाइयों की बात की गई है, संतरे की कीमत और इकाइयों की बात की गई है, तो प्रति इकाई ये इस प्रकार यहाँ पर संतरे की कीमत दिखाई गई है और यहाँ वस्तु की मांग मात्रा दिखाई गई है। किसके द्वारा? एक उपभोक्ता, बी उपभोक्ता और सी उपभोक्ता के द्वारा। यानी तीन व्यक्ति खरीदने वाले हैं, संतरे की ये कीमत दी हुई है, इन कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा अलग अलग उपभोक्ता खरीदेगा इसके आधार पर मांग तालिका निर्धारित होती है। और मांग तालिका से ही हम बाजार में किसी वस्तु की मांग को निर्धारित कर सकते हैं कि उस वस्तु की कितनी मांग है। भाई एक उपभोक्ता यदि खरीदेगा तो एक उपभोक्ता से बाजार की मांग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उपभोक्ता तो अधिक होते हैं। तो इसलिए यहाँ हमने तीन उपभोक्ताओं की बात की है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है? नहीं। तो जैसे यहाँ संतरे की कीमत 1 रुपए थी। हाँ। तो पहला उपभोक्ता जो है 90 संतरे खरीदने के लिए तैयार था, दूसरा उपभोक्ता 70 और तीसरा 170। तो इस प्रकार से कुल तीनों व्यक्तियों की कुल मांग कितनी हुई? 330 इकाई संतरा 1 रुपए कीमत पर। अगली यदि संतरे की कीमत बढ़कर 2 रुपए हो जाती तो यहां मांग में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? कि ए व्यक्ति ने भी पहले जो 90 इकाई खरीद रहा था अब वो 80 इकाई संतरे खरीदेगा। बी उपभोक्ता पहले 70 खरीद रहा था अब 60 खरीदेगा। और सी 170 खरीद रहा था तो वो 160 खरीदेगा। और कुल बाजार में तीनों व्यक्तियों की कुल मांग जो है वो 300 इकाई के बराबर होती है। तो इस प्रकार से ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ ट्रेंड कि संतरे की जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है प्रत्येक उपभोक्ता
उपभोक्ता ए, बी और सी तीनों की मांग मात्रा जो है कम होती जाती है, और इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो बाजार में तीनों व्यक्तियों की कुल मांग मात्रा में इस प्रकार की ट्रेंड दिखने को मिलता है। तो ये इस मांग तालिका किसकी? बाजार की। एक व्यक्तिगत मांग तालिका को अगर हम देखें तो केवल एक व्यक्ति की हम बात करें तो यहाँ भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। एक व्यक्ति, यदि इसकी हम बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे संतरे की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वो उसकी मांग कम करता जा रहा है, और इसी के आधार पर हम मांग वक्र का निर्धारण करते हैं। तो मांग वक्र की हम बात करें तो मांग तालिका जो हमने ऊपर देखी थी उसके अनुसार हम कहें कि जब हम मांग की मात्राओं को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे हम मांग वक्र कहा जाता है। अब ये जो रेखा चित्र दिया हुआ है इसमें ये जो अक्ष है आधार अक्ष OX अक्ष, इसको हम इसमें यहाँ संतरे की इन्होंने चूंकि कीमत ली है या इकाई हम ले सकते हैं, मात्रा ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने संतरे की मांग ले ली। तो इस प्रकार से यहाँ ट्रेंड समझ में आ रहा है कि जैसे कीमत कम थी, 1 रुपए के बराबर थी, संतरे की मांग अधिक थी, कीमत बढ़कर 2 के बराबर हो गई तो संतरे की मांग घटकर कम हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर कीमत और अधिक बढ़ी तो मांग और कम हुई, कीमत और अधिक बढ़ी तो मांग और कम हुई। तो इसको यदि हम वक्र के रूप में दिखाएं तो मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, जो यह बताता है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम ये कह रहा है कि बाजार में किसी वस्तु की मांग जो है उसकी कीमत में उतार चढ़ाव से निर्धारित होती है। यदि किसी वस्तु की, जो सामान्य वस्तुएं होती है, कुछ वस्तुओं को छोड़कर उन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं जो बहुत आवश्यक हैं, जो हमारे घर के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, उस पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। लेकिन जो सामान्य वस्तुएं होती है उन पर मांग का नियम सभी वस्तुओं पर लागू होता है। हम बाजार में जाते हैं तो भी यही करते हैं कि जब भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, यदि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है तो हम उस वस्तु को कम खरीदेंगे, और कीमत यदि कम है तो उस वस्तु को हम ज्यादा खरीदेंगे। तो ये मांग तालिका के आधार पर हमने मांग वक्र का निर्धारण किया। अब मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? भाई हमने देखा कि मांग वक्र कैसे बना मांग तालिका के आधार पर। तो चूंकि बाजार में निर्धारित होना है किसी वस्तु की मांग, तो उसके लिए बहुत सारे अवयव, बहुत सारे घटक पर निर्धारित होता है कि किस प्रकार से उसकी मांग बदलती रहती है। जैसे सबसे पहले वस्तु की कीमत। भाई वस्तु की कीमत ही निर्धारित करेगी कि उस वस्तु की कितनी मांग है, ठीक है। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत। यदि संबंधित वस्तुओं की कीमत यदि घटती बढ़ती है, जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उस स्थानापन्न तो हमने उसको मान सकते हैं, स्थानापन्न वस्तु मान सकते हैं कि भाई एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का जहाँ प्रयोग हो सकता है, संबंधित वस्तु वही होती है। तो उसकी कीमत में यदि उतार चढ़ाव आता है तो मांग में भी उतार चढ़ाव आएगा, परिवर्तन आएगा। वैकल्पिक वस्तु, जिसे स्थानापन्न की बात की थी, तो वो वैकल्पिक वस्तु वही होती है। दूसरा, पूरक वस्तु। पूरक का उदाहरण क्या है? जैसे पेट्रोल और गाड़ी, पेन और शाही, ये पूरक है कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता। तो ऐसी वस्तु में भी यदि पेट्रोल, या ये कहें कि यदि शाही की कीमत बढ़ जाती है, पेन की कीमत, शाही की कीमत बढ़ जाती है, तो मांग का नियम क्या कहता है कि शाही की मांग कम होना चाहिए। यही कहता है कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। तो चूंकि शाही किसके लिए उपयोगी है? पेन बनाने में, तो पेन की मांग भी कम होगी। तो ये इस प्रकार से
पूरक वस्तु भी किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करती है। उपभोक्ता की आय, भाई उपभोक्ता की आय में यदि परिवर्तन होता है तो मांग में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। यदि किसी उपभोक्ता के पास पहले वो 10,000 रुपए कमा रहा था और वो जिन वस्तुओं की मांग कर रहा था वो उसकी आय के दायरे में था, यदि उसकी आय कम हो जाती है तो वो जिन वस्तुओं को खरीद पा रहा था जितनी मात्रा में उतनी नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसकी आय घट गई। यदि आय बढ़ जाती है तो वो मांग बढ़ा देगा। तो उपभोक्ता की आय भी निर्धारित करती है। अगली, ग्राहक की पसंद नापसंद। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि 4 तरह के पेपर हैं, दैनिक भास्कर हो गया, दूसरा कोई नई दुनिया हो गया, यदि एक की कीमत में कमी आ जाती है तो मांग का नियम ये कहता है कि उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़नी चाहिए, ज्यादा बिकना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जो किसी ब्रांड से समझौता नहीं कर पाते, और नहीं करते हैं तो वो भी मांग को प्रभावित करता है, मांग को निर्धारित करता है। भविष्य की कीमत, कभी उपभोक्ता को ऐसा लगा, कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि कोविड के दौरान लॉकडाउन होने की संभावना थी, अलग अलग शहरों में लॉकडाउन हो रहा था, और उस समय जब लॉकडाउन हो रहा था तो बहुत सारे उपभोक्ता ये लगा रहे थे अनुमान के भविष्य में कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। क्या अनुमान लगा रहे थे? भविष्य में कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। तो उन्होंने क्या कहा, एट प्रेजेंट उन वस्तुओं की ज्यादा मात्राओं को खरीदना प्रारंभ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में उन वस्तुओं की कीमत बढ़ने की संभावनाएं थी।